जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कि कैसे उत्तर दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। सन 2016 का विधि प्रक्रिया एवं साक्ष्य का जो सेकंड पेपर है उसका चर्चा किया जाएगा। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में वाद के रोक तथा वादों के समेकन से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 तथा संशोधन द्वारा आदेश 4 कैपिटल ए जो अंतर स्थापित किया गया उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो रेस सब जुडिस जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं धारा 10 में, उसके बारे में उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो उसके जो मेन इसेंशियल हैं उसको गिना दिया जाना है कि इसके आखिर उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य कि वादों की बहुलता को रोकना, दूसरा है न्यायालयों के समय श्रम को कम करना, तीसरा है पक्षकारों के समय श्रम धन व्यय को कम करना, एवं चौथा है परस्पर विरोधी निर्णय उन्हीं विवाद विषय पर न दिया जाना। तो इसको ध्यान में रख करके इस धारा का और धारा 11 को भी इसमें रखा गया है सीपीसी में। हम लोग को इस क्वेश्चन में सिर्फ जो है धारा 10 का वर्णन करना है और आदेश 4 कैपिटल ए का वर्णन करना है। बहुत एक पैरे में है, उसमें समेकन की बात कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि कोई ऐसी एक ही न्यायालय के यहाँ अगर जो दो कोई विवाद चल रहा है और उसको न्यायालय के संज्ञान में आता है तो उन दोनों विचारों का संयुक्त जो है विचारण किया जा सकता है, अगर जो एक ही वादी और प्रतिवादी के बीच में ऐसा चल रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एक फैमिली कोर्ट में अगर जो किसी के द्वारा डाइवोर्स की मुकदमा दाखिल किया गया है, किसी के द्वारा रिस्ट्रीब्यूशन की मामला दाखिल किया गया, मतलब एक ही वादी और प्रतिवादी हैं। लड़के के तरफ से अगर जो डाइवोर्स की मुकदमा दाखिल की गई है और लड़की की तरफ से रिस्ट्रीब्यूशन की मुकदमा, कंजुगल राइट के रिस्ट्रीब्यूशन की मुकदमा दाखिल की गई है, तो इस को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट चाहेगी तो दोनों केसों को एक साथ उसका ट्रायल कर सकती है। या मेंटेनेंस का अगर जो कोई अलग से मुकदमा दाखिल किया गया है और डाइवोर्स का एक तरफ मुकदमा दाखिल किया गया है तो दोनों को एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। तो ये तो आदेश 4 कैपिटल ए में बात कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि कोई महिला है अपने यहाँ डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल की है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यदि पता चल रहा है कि उसके खिलाफ डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया गया है, तो इन दोनों का या कंजुगल राइट का रिस्ट्रीब्यूशन का कोई मुकदमा दाखिल किया गया है तो दोनों मुकदमे को एक जगह ट्रायल करने का भी आदेश दिया जा सकता है, ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, इस तरीके का इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए। तो समेकन से मतलब हुआ कि दो किसी वाद को एक साथ समेकित करके विचारण किया जाना। अब धारा 10 को हम लोग देख लेते हैं। तो धारा 10 में क्या है कि इसका जो इसेंशियल है कम से कम 2 वादों का होना चाहिए। पश्चातवर्ती वाद एक ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जिस पर इस संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। तीसरा कह रहा है कि दोनों वादों के विवाद प्रत्यक्षता और सारता समान होने चाहिए। चौथा कह रहा है दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य या उनके प्रतिनिधियों के मध्य होना चाहिए। पांचवा कह रहा है ऐसे पक्षकारों का दोनों वादों में एक ही हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक है। छठवां कह रहा है कि वह न्यायालय जिसमें पूर्ववर्ती वाद लंबित है पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अंतोष को प्रदान करने में सक्षम हो। सातवां कह रहा है कि पूर्ववर्ती वाद लंबित है उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है, या भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, तो या भारत की सीमाओं के बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या चालू रखा गया हो, तो उसमें जो पश्चातवर्ती वाद दाखिल किया जाता है उसको रोक दिया जाएगा तब तक जब तक कि पहला वाद का निस्तारण न कर दिया जाए। इसी को रेस सब जुडिस शब्द का उसको बताया गया है कि इसको रेस सब जुडिस कहा जाएगा। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लिया जाए। 1 भी बहुत ही क्रिटिकल है और मैं भी इस विषय पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप लोग थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट से राय लीजिएगा, क्योंकि वाकई में ये दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है
और अगर जो आप लोग ठीक से पढ़ेंगे तो इसका आंसर देने में भी आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ यह दावा करते हुए कि ब ने मेरे पक्ष में 5 लाख रुपये में अपनी कृषि भूमि के विक्रय के लिए 3/2/2014 को रजिस्टर्ड करार द्वारा संविदा किया था, ने संविदा के विशिष्ट पालन के लिए सिविल वाद दाखिल किया। यहाँ अ ने ब के खिलाफ सिविल वाद दाखिल किया विशिष्ट अंतोष अधिनियम के तहत कि इसका परफॉर्मेंस कराया जाए। पुनः ब ने करार के निष्पादन को इनकार करते हुए लिखित कथन दाखिल किया तथा दावा किया कि इसे कपट द्वारा प्राप्त किया गया था। अब यहाँ तक तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है परफॉर्मेंस कराने का एक मुकदमा दाखिल कर दिया गया, उसका रिटन स्टेटमेंट भी बी के द्वारा दाखिल कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि तब ब ने अपने कृषि भूमि के संबंध में जिसका वार्षिक राजस्व 130 रुपया 50 पैसे दे विक्रय के करार को रद्द करने के लिए सिविल वाद दाखिल किया था। ब द्वारा संस्थित वाद की एक पक्षी डिक्री हो गई। अब एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा दाखिल हुआ ही था, उसी दौरान इसने जो है जो प्रतिवादी है उसने उस जो विक्रय विलेख है उसको विखंडित करने का मतलब उसको एक प्रकार से रद्द करने के लिए उसने जो है मुकदमा दाखिल कर दिया सिविल कोर्ट में, उसमें एक पक्षी डिक्री भी हो गई। अब अ को विक्रय के करार को रद्द करने की डिक्री की जानकारी होने पर आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एक पक्षी डिक्री को अपस्त करने के लिए आवेदन दिया गया तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत जब तक आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता तब तक संविदा के विशिष्ट पालन के लिए संस्थित सिविल वाद का अतिरिक्त कार्रवाई को रोक दी जाए। इस तरीके से एक आवेदन भी दिया गया। क्या पूर्व में संस्थित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का सिविल वाद तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि वाद में दाखिल आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन पत्र का निपटारा न हो जाए। उत्तरकांड से दीजिए। हम लोग एक तरफ धारा 10 में पढ़ते चले आए हैं कि दोनों न्यायालयों की एक सुपरसीड करने की प्रक्रिया को कर्टेल करने के लिए धारा 10 को लाया गया। यहाँ क्या हुआ, एक न्यायालय में दाखिल हुआ ही था, तब तक दूसरे न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। अब वही बंदा पुनः उसी न्यायालय में जा रहा है जिस न्यायालय में उसने मुकदमा दाखिल किया था कि इसकी कार्रवाई तब तक रोक दी जाए जब तक कि उसका एक पक्षी डिक्री का जो अपील किया गया है ऐसा उसका निस्तारण न हो जाए। अब ये जो अपील नहीं है, इसमें आवेदन किया गया है सेट असाइड करने के लिए, रद्द करने के लिए, क्योंकि उसमें अपील का भी बात कहा गया कि यदि अपील हो जाता है तो उसमें फिर स्वतंत्र होगा जो भी न्यायालय जहाँ सेट असाइड का दिया गया है आवेदन, वो बाध्य नहीं होगा वो किसी प्रकार का आवेदन करने के लिए उसको रोकने के लिए। तो अब यहाँ दो बातें कह रहा है। एक तो मुकदमा दाखिल किया गया पूर्व में, उसमें डिसाइड हुआ ही नहीं तब तक एक दूसरा मुकदमा दाखिल कर दिया गया। दूसरे मुकदमे एक पक्षी डिक्री दाखिल पारित हो गई। अब उसमें जो पहले वाले में वादी है वह जाता है उसके सेट असाइड कराने के लिए और यहाँ आवेदन करता है कि इसको तब तक कार्रवाई को रोक दिया जाए जब तक कि उसमें निस्तारण न हो जाए। अब यहाँ रेस ऑफ जुडिस का मामला भी लागू नहीं होगा क्योंकि पूर्व का तो मामला उसी का है जो विशिष्ट अंतोष अधिनियम दाखिल के तहत जो है परफॉर्मेंस कराने का मुकदमा दाखिल किया गया था वो पूर्ववर्ती वाद है। तो वास्तव में तो रोका जाना चाहिए था इसको, जिसमें एक पक्षी डिक्री पारित हुआ है कि उसमें रोका जाना चाहिए था कि जब तक यहाँ निर्णय नहीं हो जाता है जिस बात का तब तक उसको रोक दिया जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टे। अब यही इस बात को लेकर के मेरे मन में भी कन्फ्यूजन है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जिस न्यायालय द्वारा पहले कोई आदेश या डिक्री दे दी जाती है वो इन्फोर्स कराया जाएगा, चाहे वो पहले वाले न्यायालय के द्वारा दाखिल किया गया हो चाहे बाद के न्यायालय को दाखिल किया गया है। यही रेस सब्जुडिकेटा की बात कह रहा है कि भले वो किसी भी मामले में कोई भी वाद दाखिल किया गया हो, अगर जो पहले वाले मामले में दाखिल किया गया हो या बाद वाले मामले में जिसमें डिसीजन आ जाता है
उसमें माना जाएगा कि ये पहले आ गया है और बाद के किसी इसी प्रकार के किसी भी मामले पर रोक लगा दिया जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वैसे ही जो परफॉर्मेंस करने की बात है वो क्वैश हो जाना चाहिए। इसके आधार पर जो एक 25 डिग्री आई है उसमें जो भी डिसीजन आता है या तो हो सकता है कि उसकी सुनवाई हो जाए या हो सकता है खारिज हो जाए। अगर जो सुनवाई होती है तब भी इस मामले को क्वैश कर देना चाहिए, और नहीं भी होती है तब भी उसमें सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि मेन तो यही इशू है कि वो वाकई में इस विषय पे कि उसका एग्जीक्यूशन हुआ, निष्पादन हुआ था कि नहीं हुआ था, यानी कि जो विक्रय विलेख था वो वाकई में निष्पादन के रूप में उसको एग्जीक्यूट किया गया था कि नहीं किया गया था। क्योंकि ये कह रहा है कि कपट द्वारा है और कह रहा है कि कपट द्वारा नहीं किया गया, हमने 5 लाख रुपया दिया है, और ये बाकायदे ये एक 25 डिग्री भी पारित करवा लिया उसके अगेंस्ट में और रद्द करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं से मेरा जहाँ तक ओपिनियन है ये होगा कि इस मामले में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो वाद दाखिल किया गया था उसको रोक दिया जाएगा या क्वैश कर दिया जाएगा, और जो एक 25 डिग्री पारित की गई है सिविल न्यायालय द्वारा उसमें जो डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर से वो परफॉर्मेंस करा सकता है। क्योंकि परफॉर्मेंस तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसका जो न्यू है वो वैलिड ना हो। अगर जो जिस आधार पर संविदा किया गया है वही अगर जो शून्य घोषित कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है उस संविदा को ही, तो इन्फोर्स कराने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चूँकि इसमें जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो ये कहा गया है कि चूँकि वो पूर्ववर्ती वाद दाखिल किया गया था इसलिए उसको रोका नहीं जाएगा। धारा 10 जो है पश्चातवर्ती वाद पे लागू होता है। लेकिन यहाँ नियम ये है कि जिस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, डिक्री पारित की गई है, उसकी वैधानिकता क्या है। अगर जो उसको माना जाता है तो ऑटोमेटिक जो पहले वाला भले ही पहले में दाखिल किया गया है तो कोई मतलब नहीं है। धारा 11 रेस सब जुडिकेटा का रूल लागू होता है, उसमें जो भी डिक्री आएगा उसके अधीन परफॉर्मेंस कराया जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तभी कराया जा सकता है जब संविदा वैध हो। यहाँ क्या है, मेन संविदा को ही चैलेंज कर दिया गया है कि ये वैध नहीं है, इसको रद्द कर दिया जाए, और वो चूंकि रद्द भी कर दिया गया है। अब वो चूंकि उसको सेट असाइड कराने की बात आ रही है तो सेट असाइड अगर जो कराया जाता है तो फिर उसमें सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो न्यायालय द्वारा वो उसमें मान्य होगा। तो हमारे हिसाब से जो पहला वाला जो मुकदमा दाखिल किया गया था परफॉर्मेंस कराने के लिए संविदा का, उसको रोक दिया जाएगा। बहरहाल उत्तर हमारे हिसाब से यहाँ नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1C देख लिया जाए, ये भी क्रिटिकल है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और द्वारा ब के विरुद्ध संविदा के निर्दिष्ट अनुपालन के लिए संस्थितवाद में एक 25 डिक्री पारित हो गई। एक 25 डिक्री की जानकारी होने पर ब ने एक 25 डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन दिया। तत्पश्चात आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन के लंबित रहने के दौरान ही उसने भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब माफी के आवेदन के साथ एक 25 डिक्री को चुनौती देते हुए एक 25 डिक्री के विरुद्ध अपील दाखिल कर दी। अपील में दावा किया था कि विक्रय के करार के निष्पादन के अभिकथित समय में वह अवयस्क था, इसलिए विक्रय के करार का निष्पादन शून्य है। इस प्रकार संविदा का विशिष्ट अनुपालन की डिक्री भी शून्य है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 9 नियम 13 के अधीन आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जो 1976 के अंतः स्थापित स्पष्टीकरण के आधार के अवलोकन पर अपील फाइल की गई थी। तत्पश्चात कालवर्जित सीमा के आधार पर ब द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दिया गया। क्या विचारण न्यायालय अपील फाइल करने के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत दाखिल आवेदन खारिज करने का अधिकार है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही एक प्रकार से क्रिटिकल बनाया है और वाकई में आप पढ़े हैं तो उसका आंसर देने में भी आपको आसानी होगी। हम लोग एक बार आदेश 9 नियम 13 को देख लें ताकि इससे क्लियरिटी हो जाए कि इसमें क्या कहा गया है। तो आदेश 9 नियम 13 ये कह रहा है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक 25 डिक्री को अपास्त करना किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक 25 पारित की गई है, वहां प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी, और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी
या यह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे न्यायालय आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वापस कर दी जाए और वाद में आगे कार्रवाई करने के लिए दिन नियत करेगा। चूंकि न्यायालय का काम है निर्णय देना और न्याय संगत निर्णय देना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चूंकि मेरिट पर डिसाइड नहीं होता है, एक पक्षी डिक्री इसलिए पारित की गई है कि वो विपक्षी हाजिर नहीं हुआ है न्यायालय में। अब चूंकि वह कहता है कि हमारे पास रीजनेबल कारण है, युक्तियुक्त हेतुक है कि हम उस समय क्यों नहीं उपस्थित हुए थे, और न्यायालय को भी लगता है कि कारण विद्यमान है, तो उस पर कास्ट लगा करके अलाउ कर दिया जाएगा कि उसको भी सुना जाए, उसके बाद फिर निर्णय आएगा। प्रोविजो कह रहा है कि परंतु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती, वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी एक या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। मतलब कई प्रतिवादी हैं तो उसमें किसी के खिलाफ किया जा सकता है, किसी के खिलाफ नहीं किया जा सकता, ऐसा भी है। प्रोविजो कह रहा है और कि परंतु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था, तो वह एक पक्षी पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी। मतलब छोटे मोटे कारणों के आधार पर उसको एक पक्षी डिक्री को अपास्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रतिवादी कानून का उल्लंघन किया है, उसने कानून का जो है मखौल उड़ाया है और इस आधार पर उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब इसमें मेन जो क्वेश्चन बन रहा है स्पष्टीकरण पे, जो 1976 में इसको अंतर स्थापित किया गया था, ये करे कि जहां इस नियम के अधीन एक पक्षी पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, वहां उस एक पक्षी डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा। मतलब कि अगर जो कोई अपील किया गया है और अपील में केवल इस आधार से भिन्न है, मतलब जैसे कि उसको नॉट प्रेस कर लिया गया है अपील को, तो ये आधार मान्य नहीं होगा। लेकिन अन्य किसी आधार पर अगर जो कोई अपील किया गया है और उसमें निस्तारण किया गया है तो फिर सेट असाइड का एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में एक पक्षी डिक्री को सेट असाइड करने का भी आवेदन कर दिया गया है और अपील भी कर दिया गया है। अपील में ज्यों ही अपील किया गया है तो अब चूंकि स्पष्टीकरण के आधार पर जो एक पक्षी डिक्री पारित किया है न्यायालय, वो स्वतंत्र हो गया है, उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि अपील जब भी होता है तो हायर कोर्ट में होता है। तो जब हायर कोर्ट में अपील कर दी गई है तो उसके द्वारा फिर एक पक्षी डिक्री को सुनवाई करने का कोई मतलब सेट असाइड करने का उसको कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो इसने खारिज कर दिया, ये वैध है। अब न्यायालय द्वारा जहां अपील किया गया था वहां भी खारिज कर दिया जाता है, ये भी वैध है। क्योंकि न्यायालय द्वारा सुनवाई हो रहा है तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इनको रेमेडी अगर जो दोनों जगह से नहीं मिल रही है तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। ये दोनों न्यायालयों का किया जाना, खारिज किया जाना या अपील को खारिज किया जाना, निरस्त किया जाना, अस्वीकृत किया जाना, दोनों वैध है। और इसमें चूंकि वैधता पूछा गया है कि क्या 1976 में जो संशोधन हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, क्या उसके आधार पर जो विचारण न्यायालय है वो सेट असाइड का जो आवेदन दिया गया है उसको खारिज कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो जरूर कर सकता है। जब अपील कर दिया गया उसके खिलाफ तो फिर उस मामले में उसको किसी प्रकार का रिलीफ देने का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि अब उसके हायर कोर्ट द्वारा जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको सुनवाई करना होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये कहा जा सकता है कि इसका जो विचारण न्यायालय द्वारा सेट असाइड का आवेदन दिया गया था विपक्षी द्वारा, प्रतिवादी द्वारा, और उसको जो है खारिज कर दिया गया, वो वैध है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा और क्वेश्चन है कि आपराधिक न्यायालय कब और कैसे अपराध का संज्ञान ले सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध अपवादों के संदर्भ में देते हुए इस बिंदु पर आधारित विधि की विवेचना करिए। तो ये धारा 190 का भी वर्णन करना है, उसके साथ में धारा 193, 195, 196, 197, 198, 199 का भी वर्णन करना है, साथ में धारा 319 का भी वर्णन करना है, साथ में धारा 209 का भी वर्णन करना है, 323 का भी वर्णन करना है, साथ में धारा 344 का भी वर्णन करना है। तो ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा
और हमें नहीं लगता है कि इस सेशन में हम इसको पूरा कर पाएंगे, तो यहाँ से अब दूसरे सत्र में जो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे उसमें इसका व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जो जो हमने सेक्शनों का वर्णन किया है इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, ताकि मैं व्याख्या करूँगा तो उसमें आप लोग को ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।